हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बेंचर एकेडमी पर। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल या फिर परमाणु मॉडल के बारे में। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। तो परमाणु मॉडल, परमाणु में मौलिक तत्वों की व्यवस्था को दिखाने के लिए, यानी परमाणु में मौलिक तत्व जो होते हैं, मौलिक तत्व कितने होते हैं परमाणु में? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो परमाणु में किस तरह व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्था उनकी कैसी होती है परमाणु में, ये दिखाने के लिए कुछ मॉडल जो है प्रस्तुत किए गए। उनमें से प्रमुख मॉडल थे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो आगे अब इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला था डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था कि इस सिद्धांत में विभिन्न परिकल्पनाएं किस प्रकार थीं कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं जो कि अविभाज्य एवं अविनाशी हैं। अविभाज्य यानी जिनको बांटा नहीं जा सकता, और अविनाशी जिनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो उनके हिसाब से सभी पदार्थ जो थे परमाणु से मिलकर बने होते थे जिनको बांटा नहीं जा सकता और उनको खत्म नहीं किया जा सकता। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात क्या कही, किसी तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में समान होते हैं, द्रव्यमान सहित, यानी सभी तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान एक जैसे होते हैं। लेकिन आगे ये बात गलत हो गई क्योंकि बहुत सारे आइसोटोप्स निकल कर आए, यानी जिन्हें हम लोग जो है क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या उनकी अलग अलग होती है। तो ये बात इनकी गलत हो गई थी। उसके बाद इन्होंने तीसरी बात कही, कई परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। और चौथी बात इन्होंने कही कि रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु का संयोजन, विलगन और पुनर्विस्थापन होता है। यानी परमाणु का संयोजन, वो आपस में मिलते हैं या फिर वो आपस में टूटते हैं या फिर आपस में वो रीअरेंज करके नए तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन या फिर यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद है थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद सबसे पहला प्रयास जो इस क्षेत्र में किया गया था परमाणु मॉडल के क्षेत्र में, वो था थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक परमाणु में एक समान रूप से प्रत्येक परमाणु एक समान रूप से धनावेशित गोला होता है। यानी पूरा का पूरा एटम जो होता है एक पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है, एक धनावेशित गोला होता है। इसकी त्रिज्या जो होती है, यानी जिसका रेडियस जो होता है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, यानी इसका जो टोटल मास होता है, ये कहाँ पर होता है, पूरे के पूरे एटम में बिखरा हुआ रहता है। और उसमें जो होते हैं ऋणात्मक आवेश जो होते हैं यहाँ वहाँ बिखरे हुए रहते हैं। यानी पूरा जो एटम होता है, पूरा का पूरा एटम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन उसमें निगेटिव जो वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उनमें बिखरे हुए रहते हैं जहाँ तहाँ। उसके बाद इन्होंने कही कि थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में कैथोड किरणों का प्रयोग किया था। उसके बाद इस मॉडल का प्लम्प पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल इसको कहा जाता है, इसका एक अलग नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, आप इसको याद कर लीजिएगा। उनके अनुसार परमाणु में ऋणावेशित वितरित होते हैं। इस ऋणावेश को उदासीन करने के लिए परमाणु में धनावेशित उपस्थित होता है। यानी पूरा, उन्होंने क्या कहा कि पूरा का पूरा जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है, यानी एक पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसमें ऋणावेश जो होते हैं यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं। अब उसकी उसकी इसके कारण क्या होता है कि पॉजिटिव चीज़ें और निगेटिव चीज़ें, यानी पॉजिटिव पार्टिकल भी उसके अंदर होता है, निगेटिव पार्टिकल भी उसके अंदर होता है। इसके कारण परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है। तो ये है हमारे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें उन्होंने दिखाया कि पूरा का पूरा गोला जो है पॉजिटिव है और उसमें जो है देखिए इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं। तो हमें पता है कि ये मॉडल जो है गलत हो गया था बाद में। तो इनके मॉडल में क्या कमियाँ थी वो देख लेते हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में कमी क्या थी, ये हाइड्रोजन एवं दूसरे परमाणु की स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या नहीं कर सका। यानी ये नहीं दिखा सका कि हाइड्रोजन जो है किस तरह से स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और ये अल्फा कणों के दीर्घ परावर्तन कोण, यानी अल्फा कोण को जब परमाणु के ऊपर बम्बार्डिंग की जाती है तो क्यों वो बहुत बड़ा एंगल बना के, यानी ये अगर एटम है तो इस पर जब अल्फा कण जो होते हैं जब उनको बम्बार्डिंग कराया जाता है तो काफ़ी बड़े एंगल से जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो टकरा के वापस आ जाते हैं। तो इस बात की व्याख्या जो है ये नहीं कर पाए। तो इसके लिए जो है रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने के लिए सोने की एक पतली पट्टी पर अल्फा कणों की बमबारी की। अब अल्फा कण पहले समझ लीजिए क्या होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कण जो ये हीलियम, अल्फा कण हीलियम नाभिक के जैसे होते हैं। यानी हीलियम जो होता है He, जब इसके अंदर से दोनों इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यानी हीलियम नाभिक He+2 का फॉर्मेशन होगा, इसी को अल्फा कण के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने के लिए सोने की एक पतली पट्टी पर अल्फा कणों की बमबारी की। अब रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण प्रयोग में नाभिक की उपस्थिति सिद्ध हो गई, यानी इससे पता चल गया कि परमाणु में नाभिक होता है। परमाणु का समस्त धनावेश जो होता है 10⁻, परमाणु का समस्त धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान, यानी पूरा का पूरा उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और पूरा का पूरा जो उसका मास होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके केंद्र में होता है। पूरे के पूरे परमाणु में उसका पॉजिटिव नहीं होता है, ना ही पूरे के पूरे परमाणु में उसका जो होता है वो द्रव्यमान होता है। सिर्फ और सिर्फ इसके केंद्र में इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान होता है और पूरा का पूरा इसका चार्ज भी, यानी
पॉजिटिव चार्ज इसका पूरा का पूरा कहाँ पर होता है, इसके केंद्र में होता है। ये बात रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में कही। इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी पॉजिटिव तो होता है, पॉजिटिव चीज़ जो होती है वो उसके न्यूक्लियस में होती है यानी केंद्र में होती है, और उसके बाद ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। नाभिक का संपूर्ण धनावेश इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है, यानी नाभिक में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज जो होता है उसको घूमता रहता है, जिसके कारण धनावेशित प्रोटॉन और वैद्युत रूपी उदासीन न्यूट्रॉन। अब इन्होंने तीसरी चीज़ इन्होंने क्या बताई, थॉमसन ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया था उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया उस समय न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन के साथ साथ उदासीन न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, यानी इसके धनावेशित प्रोटॉन के साथ साथ उदासीन न्यूट्रॉन भी उसके नाभिक में पाए जाते हैं। तो इनके मॉडल में भी कुछ कमी रह गई थी। तो ये उनका परमाणु मॉडल देख लीजिए कि पूरा का पूरा पॉजिटिव आयन और पूरा का पूरा जो है इसका मास जो है इसके न्यूक्लियस में रहता है, और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या कमी रह गई थी कि मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा को उत्सर्जन करता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन मैक्स प्लांक ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने क्या कहा था कि कोई भी अगर वैद्युत चुंबकीय तरंग है, कोई भी अगर त्वरित आवेशित कण है, तो वो क्या करेगा, जब भी वो किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है लगातार इनके अंदर से इनकी एनर्जी यानी इनकी ऊर्जा जो है लगातार निकलती रहेगी। तो उसके कारण होगा क्या, लगातार इनकी ऊर्जा निकलने के कारण, इसलिए इलेक्ट्रॉन के नाभिक के परितः अपनी त्वरित गति के कारण लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा, जिसके कारण इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसकी त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन और अंत में जाके ये परमाणु में गिर जाएगा और परमाणु पूरी तरह खत्म हो जाएगा, एटम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम स्टेबल होता है। यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कमी रहेगी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को दिखा नहीं पाए कि परमाणु कैसे जो है स्टेबल रहता है, इस बात को साबित नहीं कर पाए। तो उसके बाद पहले प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देख लेते हैं। तो प्लांक ने विकिरण के नए क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में की मान्यताएं क्या थी कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत रूप में ना होकर छोटे बंडलों में असतत रूप में होता है। यानी मान लीजिए लाइन में, जैसे हम लोग कहीं पर खड़े होते हैं तो लाइन में जो होता है आगे चलते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लाइन में जो है चीज़ें आगे नहीं आती बल्कि झुंड में आती है, बंडल बना के जो है वो ये ऊर्जा जो होती है किस रूप में चलती है, बंडल के रूप में, यानी एक बंडल अलग, एक बंडल अलग, एक बंडल अलग। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ऊर्जा जो है लगातार आ रही है। अगर हीट जो है वो लगातार जो है जैसे आती है तो उसके कारण जो है ये ऊर्जा जो है लगातार हमें नहीं मिलती। तो उन्होंने बताया कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण जो होता है वो सतत नहीं होता है, यानी कांस्टेंट जो होता है लगातार जो है चलता नहीं जाता है, बल्कि ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहता है। इन बंडलों को जो है किस नाम से जाना जाता है, फोटोन या फिर क्वांटा के नाम से जाना जाता है। यानी हमेशा जो है एनर्जी किस रूप में चलती है, बंडल के रूप में चलती है, और इन बंडल को जो है इन्होंने क्या नाम दिया, फोटोन नाम दिया। अब विकिरण के एक क्वांटा के साथ संचित विकिरण ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी एनर्जी। यही फॉर्मूला जो है आइंस्टीन ने प्रूव किया था बाद में, E=mc²। ये फार्मूला बाद में आइंस्टीन ने प्रूव किया था, लेकिन उससे पहले इन्होंने कौन सा फार्मूला दिया था, ऊर्जा H/v, जहाँ H जो है प्लांक का नियतांक होता है। उसके बाद आगे देखिए बोर का परमाणु मॉडल, सबसे ज़्यादा सफल परमाणु मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था, बोर का परमाणु मॉडल सबसे ज़्यादा सफल परमाणु मॉडल माना जाता है। तो नील बोर का परमाणु सिद्धांत क्वांटम भौतिकी, यानी मैक्सवेल ने जो अपना क्वांटम सिद्धांत दिया था, ऊर्जा के क्वांटीकरण, यानी ऊर्जा जो है पैकेट के रूप में चलती है, इसे क्वांटम कहते हैं, इसके ऊपर आधारित था। इसलिए इनका जो परमाणु मॉडल था सबसे ज़्यादा इफिशियंट था और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त था। यह मॉडल ग्रहों के मॉडल के समान था, यानी जैसे सूरज के चारों ओर जो है अलग अलग ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में जैसे धरती की तरह चक्कर लगा रहे हैं, धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही, तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर यानी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक खास ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में नहीं, एक खास ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन का प्रारंभिक मॉडल था। प्रत्येक कक्षा का अपना एक विशिष्ट आकार एवं ऊर्जा होती है, यानी हर जो भी इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा के अंदर अपना जो है चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के अंदर, उसका अपना एक एनर्जी लेवल होगा। उसका एनर्जी लेवल दूसरे सेल से या तो कम हो सकता है या फिर दूसरे सेल से ज़्यादा हो सकता है। तो ऊर्जा के कक्षा के आकार से संबंधित होने के कारण न्यूनतम आकार वाली कक्षाएँ जो होती हैं, कक्षा की ऊर्जा न्यूनतम होती है, यानी जिस कक्षा का आकार यानी जिस ऑर्बिट का आकार छोटा होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी, और जिसकी ऊर्जा कम होगी वो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होगा, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी वो नाभिक से
दूर होता जाएगा और उसका साइज़ भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और वो नाभिक से उसकी दूरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए नीचे वाली कक्षाओं से ऊपर वाली कक्षाओं में जाना है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, या वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा और अपने से ऊपर वाली कक्षाओं में चला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली कक्षाओं की ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ऊपर वाली कक्षाओं से उसे नीचे वाली कक्षाओं में कूदना है तो क्या करेगा, ऊर्जा को अपने अंदर से छोड़ेगा, ऊर्जा को अपने अंदर से रिलीज करेगा, ताकि वो अब ज़्यादा ऊर्जा वाली कक्षाओं से कम ऊर्जा वाली कक्षाओं में आ पाए। तो ये था बोर का परमाणु मॉडल। अब आगे देखते हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल में देखिए सबसे ज़्यादा इफिशियंट मॉडल इन्हीं का था। तो इसमें देखिए ये है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं और इनका एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है। इन सब का एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इन्होंने दिखाया कि न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक के अंदर होते हैं। उसके बाद हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, इन्होंने हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि किसी भी एटम का या फिर किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं उसकी गति, यानी उसका जो है गति है, उसकी जो स्पीड है और उसका जो संवेग है वो एक समय पर गणना नहीं की, या तो एक बार में हम उसकी गति बताएंगे या फिर एक बार में उसकी संवेग को बताएंगे। अगर संवेग बताएंगे तो गति गलत हो जाएगी और गति बताएंगे तो उसका संवेग जो है वो ठीक ठीक हम बता नहीं पाएंगे। तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत जो है बड़े आकार की वस्तुओं पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ ऐसी वस्तुओं पर ही लागू होता है जो इलेक्ट्रॉन जितनी छोटी होती हैं और साथ में ये कणों के साथ साथ तरंगों की प्रकृति भी दिखाती हैं, यानी ये जो होती हैं पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती हैं और ये वेव की तरह भी बिहेव करती हैं। उसके बाद है डी ब्रॉगली की अवधारणा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो द्वि प्रकृति का होता है, यानी ये तरंग प्रकृति भी इसकी होती है और कण की प्रकृति भी होती है, यानी एक बार में ये वेव की तरह भी काम करता है और ये पार्टिकल्स की तरह भी काम करता है। उसके बाद देखिए थोड़ा कि किसी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य उसके संवेग p के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी L इज इक्वल टू होता है h/p। अब यहाँ पर देखिए L को जो है वो दूसरे एक और अक्षर से डिनोट किया जाता है जिसे न्यू कहा जाता है, यानी आवृत्ति को एक और अक्षर से डिनोट किया जाता है जिसे क्या कहा, तरंग दैर्घ्य को एक और अक्षर से डिनोट किया जाता है, न्यू कहा जाता है। न्यू इज इक्वल टू भी होता है h/p सॉरी। और यहाँ पर p को जो है हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं mv से, p को रिप्लेस किया जा सकता है, p इज इक्वल टू होता है mv। तो यहाँ पर p की जगह पर क्या आया है, mv जो है वो रिप्लेस करके लिखा गया है। उसके बाद आते हैं कोश पर। कोश मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का सेल, इलेक्ट्रॉन का सेल, SHELL सेल, CELL नहीं, SHELL शेल। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में परिचक्रण करता है, यानी जिस कक्षा में वो घूमता है उसका एक खास, उसका ऊर्जा गुणधर्म एक खास तरह का होता है, यानी उसका ऊर्जा जो होती है फिक्स होती है। इन कक्षाओं अथवा ऊर्जा स्तर को अथवा कोश को स्थितिक ऊर्जा स्तर के रूप में जाना जाता है। तो इसको अलग अलग n इज इक्वल टू, इसको n से डिनोट किया जाता है और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 या फिर KLMN होता है। वह कोश जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 होगा वो नाभिक के सबसे समीप होगा और उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, और n का मान बढ़ने पर वो नाभिक से उसकी दूरी भी बढ़ती जाएगी और उसकी ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए एन के की ऊर्जा सबसे कम, वो सबसे नज़दीक में है, एल की ऊर्जा उससे ज़्यादा, उससे दूर, एम की उससे ज़्यादा, फिर एन की ऊर्जा, तो एन सेल, ये के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। और ये इसका नाभिक जहाँ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जहाँ पर प्रोटॉन उपस्थित है और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। उसके बाद है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, यानी अलग अलग कक्षाएँ जो अभी हमने देखी उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, यानी के एल एम एन कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन घुसेंगे। तो उस बात को दिखाने के लिए देखिए इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बोर एवं बरी ने, यानी अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करेगा इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बोर एवं बरी ने। इस नियम के अनुसार किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² से ज्ञात की जाती है, जहां n का वैल्यू जो है वो KLMN होता है और n का वैल्यू हम लोग 1 2 3 या 4 ले सकते हैं। यानी पहली कक्षा के लिए 2 × 1 का स्क्वायर, यानी पहली कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2 और दूसरी कक्षा के लिए 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 2 जा हो जाएगा, ये मिलके हो जाएगा 8। अब देख सबसे बाहरी कक्षा में भर्ती होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 है। अब यहाँ पर देखिए 8 है, अगले वाले में 16 हो जाएगी, लेकिन एक बार में 8 भरेगा, उसके बाद अगली कक्षा पहले पूरी तरह से अगली कक्षा पहले भरेगी, उसके बाद फिर जो है पिछली कक्षा जो है फिर से भरनी शुरू होगी। तो कोश जो होता है वो चरणबद्ध तरीके से भरता है, एक बार में जो है पूरा फुल नहीं हो जाता है, बल्कि पहली अगली कक्षाओं को पहले देखिए, पहली और दूसरी कक्षा तो एक ही बार में फुल होती है, लेकिन जब हम तीसरी कक्षा यानी एल पे पहुंचते हैं तो एल में जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो पहले फिर जो है इलेक्ट्रॉन एम में जाना शुरू करेगा, उसके बाद जो है फिर वो एल में भरना शुरू करता है।
अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कैसे होता है, यानी अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है कैसे प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु के विभिन्न कोषों, उपकोषों और कक्षाओं में, यानी विभिन्न कोष, उपकोष जो होते हैं 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। और कोष तो हम जानते हैं क्या होते हैं, KLMN जो होते हैं वो 4 कोष होते हैं। और कक्षाओं में भरे जाने की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इसको लिखा कैसे जाता है, पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर पहले 18 भरता है, फिर 32 भरता है, ऐसे करके भरना शुरू होता है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कैसे ज्ञात की जाती है, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 2n² से ज्ञात की जाती है। जैसा मैं पहले बताया था कि पहली कक्षा के लिए 2 होता है, दूसरी कक्षा के लिए 8, तीसरी कक्षा के लिए 16, उससे अगली कक्षा के लिए 32। अब परमाणु कक्षाओं की भर्ती, विभिन्न परमाणुओं के कक्षों में इलेक्ट्रॉन की भर्ती अफबाऊ सिद्धांत के आधार पर होती है। अफबाऊ सिद्धांत पॉली के अपवर्जन नियम के आधार पर होती है और हुंड के अधिकतम गुणता के सिद्धांत के अनुसार होती है। यानी इलेक्ट्रॉन में जो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो इन 3 नियमों के हिसाब से ही भरता है। तो सबसे पहले देखते हैं 3 नियम हैं क्या। तो पहला है अफबाऊ के नियम के अनुसार परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले में भरेगा, उसके बाद वो उच्च ऊर्जा स्तर वाले में जो है वो जाएगा। यानी सबसे कम ऊर्जा स्तर किसकी होती है, K की, उसके बाद L की, उसके बाद M की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है K में भरेगा, फिर L में भरेगा और फिर N में भरेगा। तो इसके लिए किसी कक्षा के लिए n+L का मान जितना कम होता है ऊर्जा उतनी ही कम होती है। n+L का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो हम आगे देखेंगे अभी। तो क्या होगा कि सबसे पहले K में भरेगा, यानी इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, फिर L में, फिर M में, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी कक्षाओं की वैसे वैसे जो है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। यानी सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में, फिर उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले में, यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। अब आगे देखिए यहाँ L क्या है, n+L जो आपने देखा था, यहाँ L जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। 4 तरह की टोटल क्वांटम संख्याएं होती हैं, उसमें एक होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको एजीमुथल, इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। और n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या होती है जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो यहाँ 2 कक्षक होते हैं जिनके लिए n+n का मान समान होता है। n से कम मान वाले कक्षक की ऊर्जा कम होती है और n से ज़्यादा अधिक मान, जितना n का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है कक्षाओं की ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब अगला क्या है, हुंड ने क्या बताया, हुंड का अधिकतम गुणता नियम क्या कहता है कि समान उपकोष वाले कक्षा में, यानी मान लीजिए P को लीजिए, P में कितने कक्षाएं होती हैं, P में 3 कक्षाएं होती हैं, PX, PY और PZ। तो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा, यानी एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसका जोड़ा नहीं बनेगा। और जब तीनों पूरी तरह से भर जाएंगे तब जो है ये अपने आप को पेयर करना शुरू करेगा, एक ही बार में जो है ये पेयर नहीं करता है, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद जो है ये अपने आप को पेयर करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक प्रत्येक कक्षा के समानांतर घूर्णन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। यानी पहले एक एक करके भरेगा, उसके बाद जो है उसका पेयर होना शुरू होगा। उसके बाद आते हैं, अब देखिए क्वांटम संख्याएं देखते हैं। किसी परमाणु के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में 3 विशेष क्वांटम संख्याएं होती हैं, n, l और m। ये 3 मेन होती हैं। इन 3 क्वांटम संख्याओं के अतिरिक्त एक चौथी क्वांटम संख्या भी होती है जिसको घूर्णन क्वांटम संख्या कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की दिशा को बताता है। इसका वैल्यू जो होता है भाई हम आगे देखेंगे कैसे ये दिशा को बताता है। तो मुख्य क्वांटम संख्याएं जो होती हैं, सबसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको मुख्य क्वांटम संख्या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है किससे, n से। तो यह कोष मुख्य ऊर्जा स्तर को निर्धारित करता है, यानी KLMN को ये डिनोट करने का काम करता है। n के कई मान होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, और इसको अगर देखें तो KLMN जो होता है इसी को मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। जैसे जैसे n के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती है और वैसे वैसे जो है कक्षाओं की ऊर्जा भी जो होती है बढ़ती जाती है। उसके बाद है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा वह स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन संबंधित होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है KLMN में भरेगा तो K में जो होता है सिर्फ S ऑर्बिटल पाया जाता है, L में जो होता है वो S और P दोनों ऑर्बिटल पाए जाते हैं। उसके बाद जो है N में जो है S, P और D 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। M में जो है S, P और D 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। N में जो है S, P, D और F तीनों चारों पाए जाते हैं सॉरी। तो क्या है कि ये उप ऊर्जा क्षेत्र कहलाते हैं। SPDF को हम लोग उप ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। इसका L का न्यूनतम मान 0 होता है और
अधिकतम मान n-1 होता है। यहाँ n जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर से लिया गया है, यानी अगर n का मान जो है वो 4 होगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 4 होगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी उस समय एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी दिग्वंशी क्वांटम संख्या उस समय 3 होगी। यानी मुख्य क्वांटम संख्या अगर 4 होगी तो 4-1 यानी उस समय द्विगुणशी क्वांटम संख्या 3 होगी। कैसे निकाला जाता है? n-1 के फॉर्मूले से जो है द्विगुणशी क्वांटम संख्या को निकाला जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह कक्षा के घूर्णन के बारे में जानकारी देता है। इसका मान -L से +L तक होता है, यानी पहली कक्षा जिसका L का मान 0 होता है तो उसका तो 0 ही होगा। दूसरी कक्षा जो होगी उसका L का मान -1 उसका L का मान 1 होता है तो उसके लिए द्विचुंबकीय क्वांटम संख्या -1, 0 और 1 होगी। अगर इसका द्विगुणशी क्वांटम संख्या का मान अगर 2 है, यानी L का मान अगर 2 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? -2, 1, 0, 2 और 1, यानी 1 और 2, यानी ये -L से लेके +L तक ये जाता है। इसका कहाँ से कहाँ तक जाता है? -L से लेके +L तक, और इसमें 0 भी जो होता है डिनोट मतलब मेंशन किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं घूर्णन क्वांटम संख्या, सबसे लास्ट क्वांटम संख्या है हमारी। तो इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की दिशा को बताने के लिए इलेक्ट्रॉन केवल 2 दिशाओं में घूर्णन कर सकता है। एक होता है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है वामावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। और इसका मान जो होता है यानी घूर्णन क्वांटम संख्या का मान +1/2 से -1/2 के बीच में वेरी करता है। वेरी नहीं करता है, +1/2 होगा या फिर -1/2 ही इसका मान होगा, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। उसके बाद देखते हैं पॉली ने अपना वर्जन क्या दिया था कि इन्होंने कहा था कि अगर किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं अगर समान नहीं हो सकती, अगर मान लीजिए कि एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर L, चुंबकीय क्वांटम नंबर m अगर सेम हो भी जाए तो भी जो होगा वो कौन सा क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा? घूर्णन क्वांटम संख्या उसकी सेम नहीं होगी। अगर एक कक्षा में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए n, l और m का मान मान लीजिए सेम होगा, लेकिन इसके लिए घूर्णन का मान क्या होगा? अलग होगा। जो ऊपर वाला होगा, जो ऊपर की तरफ जो होगा उसका +1/2 होगा और नीचे की तरफ जो है उसका -1/2 होगा। तो ये पॉली का वर्जन नियम है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। इसको पॉली का वर्जन नियम कहा जाता है। तो ये था हमारा लेक्चर एटॉमिक मॉडल पर। अब आगे जो है हम दूसरे लेक्चर्स इसी तरह के लाते रहेंगे, इसलिए आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।